नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर बच्चा आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ गया हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, चलो बच्चे, हम लोग अपना पॉलिटी का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, केंद्र और राज्य के जो संबंध चल रहा था, यानी रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, उन लोगों के बीच में जो भी संबंध है उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछला 2 लेक्चर हमने उनके बारे में चर्चा की और विस्तार से जानकारी दी, हर एक शब्द को आपको एक्सप्लेन किया, अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। और इसी तरीके से आज हम लोग उनके पहले 2 लेक्चर में मैंने पहले बारे में बताया था कि केंद्र और राज्य के बीच में कितने तरीके से संबंध हो सकते हैं। पहला बच्चा होता है विधायी संबंध, पहला क्या होता है विधायी, दूसरा होता है प्रशासनिक, ठीक है, और तीसरा क्या होता है वित्तीय होता है। क्या होता है बच्चा, वित्तीय होता है। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा विधायी के बारे में, दूसरे में पढ़ा प्रशासनिक, और आज हमारा जो टर्म है वित्तीय संबंध के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो किस तरीके से, 3 तरीके से, एक विधायी यानी कानूनी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध, ठीक, और एक होता है वित्तीय संबंध। तो हमने कानूनी संबंध भी पढ़ा, यानी विधायी संबंध भी पढ़ा, प्रशासनिक संबंध पढ़ा, और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं प्रशासनिक संबंध के बाद अब हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके बाद पढ़ेंगे वित्तीय संबंध। तो सबको पता है भाग 11 के अंतर्गत ये आता है और वहीं पर प्रशासनिक भी भाग 11 के अंतर्गत आता है, ठीक है। परंतु सबसे खास बात यह है कि जो वित्तीय संबंध है ये भाग 12 के अंतर्गत आता है, यानी भाग 12 के अंतर्गत, यानी कि जो बच्चा केंद्र और राज्य का संबंध है, जो वित्तीय संबंध है वो किसके अंतर्गत आता है, भाग 12 के अंतर्गत आता है, यानी भाग 12 के अंतर्गत आता है। जिसका अनुच्छेद क्या है बच्चा, अनुच्छेद क्या है बच्चा, चलो, जिसका अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक, इन 268 से लेकर 293 के बीच में केंद्र और राज्य में क्या है, वित्तीय संबंध के बारे में चर्चा की गई है। और कई सारे उपबंध हैं और कई संबंध हैं जिनके बारे में चर्चा की गई है, और उन सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि क्या होता है गैर राजस्व कर, आखिर गैर राजस्व कर क्या है, या राज्यों को किस तरीके से संरक्षण मिलता है, इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर भी पसंद आए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए जानते हैं एक चार्ट के माध्यम से इन सारी चीजों के बारे में जिनको हमें जरूरत है। चलिए एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। हम जानते हैं जो वित्तीय संबंध है केंद्र और राज्य के बीच में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी जो रिलेशन है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वित्तीय यानी फिनेंस जो रिलेशन है उनके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे जो कर का डिस्ट्रीब्यूशन है केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह, जैसे तुम सुनते आए हो कस्टम कर, निगम कर, ड्यूटी कर, ये सब क्या हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करेंगे, जानेंगे किस राज्य को कितना मिलता है, कैसे, किस आधार पर मिलता है, ये सारी चीजें हम इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चा, जो वित्तीय संबंध है मैंने पहले बता दिया, वित्तीय संबंध भाग 12 के अंतर्गत आर्टिकल 268 से लेकर 293 के बीच में निहित है। इसमें कई सारे और उपबंध हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जानकारी लेना है। तो चलिए, वित्तीय संबंध में पहली बात क्या है, कराधान शक्तियों का बंटवारा है। यानी जो कर है उसको वसूलने की जो शक्तियां हैं उनको बंटवारा किया गया है। तो बच्चा आप सभी को पता है कराधान शक्तियों का बंटवारा मतलब क्या है, यानी कराधान का मतलब कर की जो उसको आधान करना है, यानी उसको जो वसूलना है उसकी शक्तियों को बंटवारा है। तो आप सभी को पता है केंद्र और राज्य में बच्चा 3 सूचियों को बंटवारा हुआ है। एक संघ सूची थी, एक राज्य सूची थी और एक थी समवर्ती सूची। कितनी सूची थी, 3 थी, एक संघ थी, एक राज्य थी और एक कौन थी बच्चा, समवर्ती थी। कौन थी, समवर्ती थी। तो बच्चा जो संघ सूची यानी जो केंद्र सरकार है वो सिर्फ कितने विषय पर पैसा वसूल सकती है, सिर्फ और सिर्फ 15 ऐसे विषय होंगे, यानी 15 ऐसे कर होंगे जहां पर पैसा वसूल सकती है। वहीं पर राज्य 20 करोड़ पर, यानी राज्य जो है सिर्फ 20 करोड़ पर वसूल सकती है। और जब समवर्ती सूची आ जाए वहां पर 3 विषय बताए गए, यानी 3 विषय ऐसे होंगे। समवर्ती सूची में 3 ऐसे विषय रखे गए हैं जहां पर दोनों लोग मिलकर कर को वसूलते हैं। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कर कौन वसूलता है, राज्य वसूलता है। ठीक है, कौन वसूलता है सबसे ज्यादा कर, राज्य वसूलता है। यानी कराधान शक्तियों के बंटवारा में सबसे पावरफुल किसको दिया गया, राज्य को दिया गया। केंद्र कितने विषयों पर, केंद्र जो समवर्ती सूची, जो संघ सूची, जो राज्य सूची है, इनमें जो संघ सूची है उस पर 15 ऐसे विषय हैं
मैंने बताया था ना कि बच्चा संघ सूची में जितने विषय हैं वर्तमान समय में, कितने विषय, 100 विषय है ना संघ सूची में। उन 100 विषय के 15 विषय ऐसे हैं जहां पर कर को वसूला जाता है, कर को वसूला जाता है। उन कर को कौन वसूल सकता है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र से वसूल सकता है। यानी संघ सूची पर जो 15 विषय उन पर कौन और कौन वसूल सकता है? कौन वसूल सकता है? सिर्फ केंद्र। उसके बाद जब राज्य सूची आती है, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? जितने भी विषय हैं, मैंने बताया था कि पहले कितने थे, 66 थे, अब कितने 61 हैं। और जो 61 हैं उनमें से 20 ऐसे विषय हैं, उनमें से 20 ऐसे विषय हैं बच्चा जिसपे राज्य सूची कर सकती है, क्या वो वसूल सकती है। उसके बाद समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में ऐसे 3 विषय हैं जिन पर दोनों लोग क्या कर सकते हैं? कर को वसूल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो अब हम कर राजस्व का वितरण देखते हैं। यानी जो कर का, यानी जो टैक्स है उसको वितरण है, उसको रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू का वितरण है। यानी कि जो कर टोटल किसी क्षेत्र से, किसी भी डिपार्टमेंट से जो कर वसूला गया, जो रेवेन्यू वसूला गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन राज्य और सेंट्रल में किस तरह से हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो बच्चा इसके बारे में देखने से मतलब यानी कर का जो राजस्व का वितरण है, सीधी सी भाषा में हम समझे जो टैक्स रेवेन्यू हमें हुआ है, यानी जो टैक्स हमें मिला है, इस सरकार ने जो प्राप्त किया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किस आधार पर उनका आपस में बंटवारा होता है उनके बारे में देखते हैं। तो उसके बारे में देखने के समय बच्चा हम इसमें जानेंगे कि इसमें 2 ऐसे अमेंडमेंट है जो बहुत चर्चित है। एक 80वां संविधान संशोधन जो 2000 में हुआ था, ठीक है, और एक है 88 अमेंडमेंट जो बच्चा कब हुआ था? 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इन दोनों के बारे में जानना है। तो पहले हम 80 वाले के बारे में जानते हैं। तो बच्चा जो 80 संविधान संशोधन था, यानी 80वां जो संविधान संशोधन था, या 80 नंबर का अमेंडमेंट था, उसमें क्या बताया गया? इसमें जो 10वें वित्त आयोग की सिफारिश आई, जो 10वें वित्त आयोग की सिफारिश आई बच्चा, आयोग की सिफारिश आई बच्चा, इसमें क्या बताया गया कि जो राज्य हैं उनको भी कुछ करों को दिया जाए, यानी कुछ करों को उन पर भी दिया जाए। यानी सीधी सी बात बताई कि 10वें वित्त आयोग ने जो सिफारिश प्रस्तुत की उसमें यही बताया कि जो केंद्र सरकार है जितने कुछ करों पर क्या करे, केंद्र सरकार क्या करे, कुछ करों पर एवं कुछ करों पर क्या करे बच्चा, जो भी आय प्राप्त हो रही है उसका 29% किसको दे? राज्य को दे। यानी कुछ करों पर क्या बताया गया? 10वें वित्त आयोग की सिफारिश ने क्या बताया, जिसमें 80वां अमेंडमेंट होता है और इसमें 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया जाता है। इसमें यह बताया गया कि कुछ ऐसे कर हैं जिस पर केंद्र सरकार वसूलती है, उसमें क्या करे, उसमें जो भी 100 रुपये मान लो वसूला केंद्र सरकार ने, और उसमें तो 29 रुपये कौन दे, किसको देंगे? राज्य को देंगे। यानी राज्यों को दिया जाए, यानी 29% राज्य को दिया जाए। किस अमेंडमेंट द्वारा हो रहा? 80वां संविधान संशोधन का हो रहा 2000 में। और इसमें यही बताया गया कि जो करों का राजस्व वितरण है, यानी टैक्स रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें 29% किसको दिया जाए? राज्य को दिया जाए, कुछ करों पर, यानी कुछ ऐसी जगह पर। ठीक है, तो 80वां वाला समझ में आया, 80 समझ में आया। तो अब हम देखेंगे 88 अमेंडमेंट में क्या बात बताई गई। तो बच्चा 88 अमेंडमेंट में जो बात बताई गई उसके बारे में हम चर्चा करते। चलो देखो बच्चा, 88 अमेंडमेंट में यही बताया गया, ये जो 88 अमेंडमेंट 2003 में होता है, इसमें क्या बताया? जो 88 अमेंडमेंट हुआ, यानी जो 88 अमेंडमेंट हुआ, इसमें क्या हुआ? तो बच्चा इसके तहत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 268A, यानी 268वां का जोड़ा गया। और इसमें यही बताया गया सेवाओं पर कर, यानी जो सर्विस टैक्स लगता है इसी के तहत जोड़ा गया सेवाओं पर कर। और इस सेवाओं पर कर जो है टैक्स है, इसको कौन वसूलता है बच्चा? केंद्र सरकार वसूलती है। यानी इसको लगाता कौन है? केंद्र सरकार। और वसूलता कौन है? राज्य सरकार। और जिसके बाद जितना भी पूरा रेवेन्यू होता है उसका वो दोनों आपस में वितरण कर लेते हैं। यानी सीधी सी बात समझ में आई। जो 88 अमेंडमेंट हुआ 2003 में, इसके तहत क्या जोड़ा गया? एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। आर्टिकल के नाम क्या? 268, जिसमें क्या बताया गया? सेवाओं पर कर, यानी सर्विस टैक्स को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सर्विस टैक्स को। इसको लागू कौन करता है? यानी इस पे अधिकार किसका? केंद्र का। लेकिन वसूलता कौन है? राज्य वसूलता है। उसके बाद आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी आपस में रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी हमने देखा दूसरी बात, अहम जो बात है क्या है? कर राजस्व का वितरण। कर राजस्व के वितरण में 2 महत्वपूर्ण चीजें देखी, 80वां संविधान संशोधन और उसके बाद 88 अमेंडमेंट देखा। दोनों को ईयर्स याद कर लो बच्चा, कब हुआ? 2000 में हुआ और 2003 में हुआ। क्या बताया गया? 80वें में। तो 80 में यानी 80 नंबर का अमेंडमेंट में क्या बताया गया?
29% किसको दिया जाएगा, राज्य को दिया जाएगा। ठीक है, कुछ करों पर जो केंद्र सरकार वसूल करते हैं उस पर कुछ करों पर क्या क्या किया जाएगा, तो कुछ करों पर जो केंद्र सरकार वसूल करते हैं ऐसे कुछ कर होंगे, जैसे निगम कर हो जाएगा, कस्टम हो जाएगा, ड्यूटी कर हो जाएंगे। इन करों पर क्या होगा, केंद्र सरकार किसको देगी, 29% राज्य सरकार को देगी। 80वें संविधान संशोधन यानी 80 नंबर के अमेंडमेंट द्वारा हमें प्राप्त हुआ, राज्यों को प्राप्त हुआ। वहीं पर 88 अमेंडमेंट जो 2003 में हो, उसमें क्या बताया, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम है 268A। उसमें क्या बताया गया, सेवाओं पर कर, यानी जो सर्विस टैक्स है उस पर कर लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, सर्विस टैक्स पर कर लगाया जाएगा। और इस पर अधिकार किसका होता है, केंद्र का होता है, लेकिन वसूलता कौन है, राज्य वसूलता। और जो भी टोटल रेवेन्यू होता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण कर लेते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। चलो उसके बाद हम अगली बात समझते हैं। चलो अगली क्लास देखते हैं। अगली क्लास मतलब अगली बात को हम समझते हैं। अगला नंबर का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, चलो अगले नंबर का बच्चा हमारा जो टॉपिक है क्या है, गैर राजस्व कर का वितरण। ये गैर राजस्व कर का वितरण क्या है, तो बच्चा देखो, गैर राजस्व कर का वितरण का सीधा सा अर्थ, ये शाब्दिक अर्थ समझे, वह कर जिसको सरकार के द्वारा पुनः किसी और को भुगतान नहीं करना, वही क्या कहलाता है, गैर राजस्व कर। मान लो हमने तुमसे 100 रुपये लिया, हमें तुम्हें नहीं देना, वही क्या हुआ, गैर राजस्व कर। अब ऐसे कौन से कर होते हैं, तो बच्चा इसमें भी केंद्र सरकार के अपने अलग कर हैं और राज्य सरकार के इसमें अपने अलग कर हैं। अब केंद्र सरकार के जैसे कि क्या हो गया, डाक व ताक यानी डाक एवं ताक द्वारा, तार द्वारा, ठीक है, जो भी कलेक्शन होगा रेवेन्यू का उसको क्या क्या केंद्र सरकार किसको देगी, किसी को नहीं देगी। मान लो रेलवे की जो ट्रेनें चल रही हैं, रेलवे की ट्रेनें जो चल रही हैं उसमें जो प्रॉफिट होगा वो किसको देगा, केंद्र सरकार किसी को देगा। क्यों देगा भाई, तो ये क्या हुआ, गैर राजस्व कर हो गए। ठीक है, या एक संचार व्यवस्था द्वारा जो क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कम्युनिकेशन द्वारा, ये जो फोन टेलीफोन द्वारा जो तुम बाबू सोना बतियाते हो, इसके द्वारा जो सरकार को, केंद्र सरकार को प्रॉफिट हो रहा है वो तुम्हें वापस देगी। कहीं तो फिर से अपने बाबू सोना से बात करो, ऐसा तो केंद्र सरकार करेगी नहीं। यानी इनसे जितना भी रेवेन्यू आएगा केंद्र सरकार स्वयं को रखेगी अपने पास। उसी तरह राज्य के पास क्या होता है, जैसे सिंचाई हो गया, सिंचाई विभाग से जितना रेवेन्यू आया, वन से जितना रेवेन्यू आया, मत्स्य पालन से जितना रेवेन्यू आया, इन सब पर किसका अधिकार होता है, इन सब पर किसका अधिकार होता है, इन सब पर किसका अधिकार होता है, तो राज्य सरकार का होता है। यानी जो इन सब पर रेवेन्यू आएगा वो कौन लेगा, राज्य सरकार लेगी। यानी न राज्य सरकार इनका रेवेन्यू केंद्र को देगी, ना केंद्र सरकार इनका रेवेन्यू इनको देगी। यही क्या है, गैर राजस्व कर का वितरण। यानी जिसका सीधा मतलब हम गैर राजस्व कर का मतलब हमें यही जानना है कि जिसको लेने के बाद हम किसी को न दें, ये गैर राजस्व कर हो गया। ठीक है, जिसको लेने के बाद हम किसी को न दें, यही क्या हो गया, गैर राजस्व कर हो गया। चलो उसके बाद हम चौथा नंबर का जो हमारा पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। तो चौथा नंबर का पॉइंट क्या है, राज्यों को सहायता अनुदान, यानी राज्यों को सहायता अनुदान के बारे में देखते हैं। बच्चा ये राज्यों की सहायता अनुदान को भी हम दो भागों में देखते हैं। एक भाग हो गया हमारा आर्टिकल 275, जिसको हम क्या कहते हैं, विधिक अधिकार। 275 में क्या बताया गया, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार या विधिक अनुदान कह लो, विधिक अनुदान कह लो तुम। ठीक है, यानी 275 के तहत क्या बताया गया बच्चा, 275 के तहत क्या बताया गया, आर्टिकल नंबर 275 के तहत, हम फिर से लिख दे रहे हैं तुम्हें, आर्टिकल नंबर 275 के तहत क्या बताया गया, विधिक अनुदान। क्या बताया गया बच्चा, विधिक अनुदान। क्या बताया गया बच्चा, विधिक अनुदान। जो विधिक अनुदान है बच्चा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी हम समझा दे रहे हैं तुमको। विधिक अनुदान का सीधा सा मतलब है कि दो आर्टिकल 275 में यही कहा गया कि जो संसद है वो राज्य को क्या करेगी, अनुदान प्राप्त करेगी। कब, जब उसको राज्य की आवश्यकता होगी तब वो संसद राज्य को अनुदान प्रदान करेगी। यानी जब किसी राज्य को पैसे की जरूरत है तो उस समय जो संसद होगी, संसद यानी केंद्र सरकार जो होगी, वो राज्य को क्या करेगी, पैसा प्रदान करेगी, क्या पैसा उपलब्ध कराएगी। लेकिन वो कैसा होगा, अनुदान के रूप में होगा। अनुदान के रूप का मतलब कैसा होगा कि जितना भी लेना देना होगा वो कहां से देगी, भारत की संचित निधि से देगी, भारत की संचित निधि से देगी। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि
किस आर्टिकल के अंतर्गत लिखी गई है, यानी किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के संचित नीति का विवरण दिया गया है। ये तुम मुझे ऑप्शन क्वेश्चन बताओगे, इसका आंसर बताओगे, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 275 में बताया गया है कि 275 में यही बताया गया जो संसद है भारत की, जो पार्लियामेंट है, केंद्र सरकार है, वो क्या करेगी, राज्यों को उनको विधिक यानी उनको कानूनी रूप से अनुदान देगी, कानूनी रूप से, यानी विधिक का मतलब कानूनी रूप से अनुदान देगी जिस भी राज्य को अनुदान की आवश्यकता है, यानी जिस भी राज्य को पैसे की आवश्यकता है। ये पहला हो गया। और वही चीज क्या बताएगी 282 के तहत, क्या बताया गया 282 के तहत, क्या बताया गया 282 के तहत बच्चा क्या बताया गया, विवेकाधीन अनुदान, क्या बताया गया, विवेकाधीन अनुदान। ये विवेकाधीन अनुदान क्या होता है, तो विवेकाधीन अनुदान बच्चा मतलब ये समझ लो कि जो आर्टिकल 282 क्या कहता है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो किसी राज्य के लिए, यानी केंद्र स्तर के लिए, राष्ट्रीय योजनाओं के लिए, विकास के लिए, जो भी कह लो, किसी राज्य में राष्ट्रीय विकास के लिए, किसी राज्य में ग्रामीण विकास के लिए, किसी राज्य में राष्ट्रीय योजनाओं को विकास के लिए जो अनुदान देती है उसको क्या कहते हैं, विवेका अनुदान कहते हैं। यानी कि मान लो कि जैसे जनजातीय विकास क्षेत्र है, कहीं जनजातीय क्षेत्र, वहां पे उनके विकास के लिए जो अनुदान देगी उसे क्या कहेंगे, विवेका अनुदान कहेंगे, विवेकाधीन अनुदान कहेंगे। ये किस आर्टिकल के तहत आता है, 282 के तहत आता है। ध्यान रखो ये क्या है, ये केंद्र सरकार इस पर देने के लिए बाध्य नहीं है, केंद्र सरकार इस पर देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यानी 275 के तहत क्या है, विधिक अनुदान, यानी कानूनी रूप से अनुदान, कानूनी रूप से सीधा अनुदान की राज्य अगर डिमांड कर रहा है कि भैया हमें पैसा दो तो केंद्र सरकार को पैसा देना। ये क्या होता है 282, यानी यहाँ पर संसद स्वयं अपने विवेक से दे सकती है, यहाँ पे किसी के लिए बाध्य नहीं है। तो समझ में आया 282 275 में डिफरेंस। ये क्या है, ये क्या है बच्चा, राज्यों को सहायता के अनुदान, यानी राज्य जो है वो केंद्र जो है राज्य को किस तरीके से सहायता प्राप्त कर सकता है या दे सकता है, ठीक है। सीधी सी बात बताई गई है, सीधी सी बात बताई गई है, ठीक है। चलो उसके बाद बताते हैं अगला क्या है बच्चा, अगला देखो हमें देखना है, अगला क्या, वित्त आयोग। भारत में आर्टिकल 280 के तहत क्या बताया गया, भारत के जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 280 के तहत क्या बताया गया है, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए क्या किया जाएगा, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और ये अपनी सारी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेंगे, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे। यानी जो वित्त आयोग के गठन की बात कही गई आर्टिकल 280 में कही गई है, और ये सारी रिपोर्ट जो होगी किसको प्रस्तुत करेंगे, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे किस अनुच्छेद, कितने वर्ष के लिए, 5 साल के लिए ये गठन किया जाता है। कितने साल के लिए बच्चा, 5 साल के लिए, ठीक है, 5 years, ठीक है, ठीक है। 5 वर्षों के लिए, ठीक है, गठन किया जाता है। उसके बाद यानी वित्त आयोग तो समझे में आ गया, आर्टिकल 280 बहुत इंपॉर्टेंट है, बस सीधा जितना इंपॉर्टेंट उतना ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, केंद्र एवं राज्यों द्वारा ऋण, यानी बच्चा केंद्र एवं राज्यों द्वारा ऋण, यानी पहली बात हम समझेंगे केंद्र के बारे में। जब केंद्र किसी देश, जब केंद्र ऋण लेगी तो केंद्र 2 शर्त पे ऋण ले सकती है, या तो वो भारत की संचित निधि से ऋण ले सकती है, या तो फिर वो क्या, किसी भारत की बाहरी, यानी भारत की संचित निधि को दिखाकर वो किसी दूसरे देश से ले सकती है। यानी केंद्र सरकार है 2 तरीके से ऋण ले सकती है, या तो भारत के अंदर सीमा के अंदर ऋण ले सकती है संचित निधि से, या तो फिर वो क्या करेगी, भारत की सीमा से बाहर किसी दूसरे देश से, किसी संस्था से, जैसे WM हो गया, IMF हो गया, कहीं से वर्ल्ड बैंक हो गया, यानी कहीं से भी वो ले सकती है ऋण। तो वहां पर भारत की संचित निधि को दिखाकर ही वो ऋण लेगी। ये तो केंद्र सरकार के बारे में हो गया है। या जब राज्य की बात आती है तो राज्य सरकार जब क्या करेगी, राज्य सरकार केंद्र सरकार से ऋण ले सकती है। जो राज्य सरकार होगी वो किससे ऋण ले सकती है, केंद्र सरकार से ऋण ले सकती है। और केंद्र सरकार से जो ऋण लेगी वो अपने राज्य की संचित निधि को दिखाकर लेगी, अपने राज्य की संचित निधि को दिखाकर लेगी। यानी सीधी सी बात है, जो केंद्र है वो भारत के साथ साथ, भारत की संचित निधि के साथ साथ किससे, भारत के साथ साथ भारत की सीमा के बाहर भी ऋण ले सकता है, परंतु राज्य जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किससे ले सकता है, केंद्र से ले सकता है। यानी केंद्र
एवं राज्यों में द्वारा ऋण किस तरह से है। उसके बाद राज्य के हितों का संरक्षण। राज्य के हितों का संरक्षण सीधी सी बात है, इसमें किसकी जिम्मेदारी होगी, इसमें केंद्र की जिम्मेदारी होगी कि राज्य के हितों को लेकर संरक्षण करे, राज्य को विकास के लिए, राज्य की राष्ट्रीय योजनाओं को विकास के लिए, कई सारी चीजों के लिए संरक्षण करे। ये क्या होता है, ये पूरी की पूरी शक्ति किसके अंदर निहित होती है, ये पूरी की पूरी शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है कि वो राज्य को लेकर अपने किस तरीके से कार्य करना है, वो सारी की चीजें किसके अंदर होती है, निहित राष्ट्रपति के अंदर होती है। ठीक है, कि कोई केंद्र किसी राज्य के ऊपर, जैसे कि मान लो राष्ट्रपति का मतलब क्या है कि जैसे कि केंद्र है वो किसी राज्य के ऊपर स्पेशल ये ना कहे कि नहीं आप ये शुल्क दो, स्पेशल किसी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मान लो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, किसी और जैसे कि राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ पे ये नहीं केंद्र सरकार कह दे, यानी बीजेपी जो सेंट्रल लेवल पे वो ये नहीं कहेगी राजस्थान से नहीं तो हमें जबरदस्ती इतना रुपया दो, ऐसा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति इसके लिए जिम्मेदार होगा अगर ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो राज्य के हितों का संरक्षण की बात कौन जिम्मेदार कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। और अंतिम बात क्या है बच्चा, आपातकाल के अभाव, यानी अगर मान लो भगवान करे कभी ऐसा ना हो, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है या वित्तीय आपातकाल लगता है, उस समय क्या होगा इनके बारे में देखते हैं। यानी दो तरीके से हमें देखना है। पहला तरीका क्या है बच्चा, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल बच्चा किस आर्टिकल के तहत आता है, आपातकाल ये किस आर्टिकल के तहत आता है बच्चा, 352 के तहत आता है। किस आर्टिकल के तहत, 352। यानी जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, यानी जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो उस समय कोई भी व्यक्ति हो उसकी क्या होगी, सैलरी को रोका जा सकता है, कुछ कम किया जा सकता है, कई समय के लिए रोका जा सकता है। ये सारी की सारी शक्ति क्या है, राष्ट्रपति के पास निहित है। और दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब देश में वित्तीय आपातकाल होगा यानी पैसे की कमी होगी, इस समय भी वही सारी चीजें होंगी जो पहले यानी राष्ट्रीय आपातकाल के समय हुई। और इसको किस तरीके से रोका जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर निहित है, राष्ट्रपति के अंदर। यानी जो जब देश में आपातकाल की समस्या आएगी तो उस समय जो भी कार्य किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, किसके द्वारा किए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। तो बच्चा एक बात बताओ, राष्ट्रीय जितनी भी कार्य थे सब कुछ समझाया, उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आई। यानी तुम्हें केंद्र और स्टेट के बीच में, यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जो भी संबंध है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो भी संबंध है, समझ में आया कि नहीं समझ में आई, बोलो हाँ समझ में आया, क्योंकि मैंने पढ़ाया इतनी डिटेल से। 3 प्रकार के संबंध हो सकते हैं, एक तो विधायी हो सकता है, दूसरा प्रशासनिक हो सकता है, तीसरा कैसे होता है, वित्तीय हो सकता है। वित्तीय के ये कुल 8 प्रकार थे जिनको मैंने समझाया। और जो वित्तीय संबंध है भाग 12 के अंतर्गत 268 से लेकर 293 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें कई सारे वित्तीय संबंध के बारे में चर्चा की गई है, साथ साथ कई और उपबंध के बारे में चर्चा की गई है। तो उन सब के बारे में मैंने चर्चा की, जो महत्वपूर्ण बातें थी, महत्वपूर्ण टॉपिक थे, महत्वपूर्ण वर्ड थे, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट थे, उनको मैंने एक्सप्लेन किया, समझाया तुम्हें। और उम्मीद करता हूं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्स का, रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप समझ आया। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, जो भी डाउट है आपको सारी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। इसीलिए आपकी सेवा में मैं सदैव तत्पर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अगर ये वीडियो, ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।